नमस्कार और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, एक बड़ा दुखद और दर्दनाक विमान हादसा। ये तस्वीरें अपने आप में सब बयां करती है कि आज दोपहर अहमदाबाद में क्या हुआ। 242 यात्रियों के साथ ये विमान सिर्फ टेक ऑफ के चंद मिनटों में ही क्रैश कर गया और आग के गुबार में बदल गया। आशंका ये जताई जा रही है कि शायद ही कोई अब इसमें जिंदा बचा हो। हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ जारी किए गए हैं 1800569144। कुछ और हेल्पलाइन नंबर्स भी है जो लगातार आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे, लेकिन ये नंबर कितनी हेल्प कर पाएंगे? क्या ये किसी को फिर से वापस ला पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन जो भी अपने परिवारजनों के बारे में जानना चाहते हैं, हादसे के बारे में जानना चाहते हैं, वो इन नंबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा, बहुत दुखद ये हादसा। आज दोपहर 1:38 पर ये विमान उड़ा, लेकिन फिर चंद मिनटों के बाद ही ये पूरी तरह से तबाह हो गया। चलिए आपको बताते हैं एग्जैक्टली आज अहमदाबाद में हुआ क्या। तो देखिए, अहमदाबाद से लंदन गेटविक एयरपोर्ट की एक फ़्लाइट थी एयर इंडिया की 171, और उसने 1:39 पर रनवे नंबर 23 से अहमदाबाद के उड़ान भरी। ये प्लेन उड़ान भरता है और चंद मिनट, इसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें से 230 यात्री थे, जिसमें 2 बच्चे भी थे, और 12 क्रू मेंबर्स, पायलट और को पायलट्स को मिला के। 1:39 पर यह विमान उड़ान भरता है और हार्डली 2 या 3 मिनट के अंदर टेक ऑफ करते ही पायलट जो है वो इमरजेंसी कॉल दे देते हैं। मेडे मेडे मेडे, ये आप टेक्निकल भाषा में एविएशन की एक इमरजेंसी कॉल होती है, सुपर इमरजेंसी कॉल, कि अब हाथ में कुछ है नहीं और बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है हवा के अंदर। मेडे कॉल पायलट ने दी और शायद 2 या 3 मिनट के अंदर ही ये प्लेन आसपास मौजूद बिल्डिंग्स के ऊपर क्रैश कर गया। तो ये हुआ। एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ। अहमदाबाद, दोपहर 1:39 का वक्त। अहमदाबाद की एयर इंडिया की लंदन गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली ये फ़्लाइट रनवे नंबर 23 से उड़ती है 1:39 पर। हार्डली 2 या 3 मिनट ये फ़्लाइट हवा में रह पाती है। 242 लोग इसके अंदर सवार हैं, जिसमें 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर्स, और चंद मिनटों में ही ये पास के बिल्डिंग्स में क्रैश कर जाती है। 50 टन ईंधन के साथ एक बड़ा धमाका होता है और पूरा प्लेन तहस नहस हो जाता है। इनफैक्ट वो बिल्डिंग्स भी डैमेज होती है। वहाँ से भी खबरें मिल रही हैं कि लोग हताहत हुए हैं, घायल हैं, मौतों की भी खबर है। लेकिन ये बड़ा ही दुखद हादसा आज दोपहर अहमदाबाद में घटता हुआ नज़र आया। तो लगातार इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता, जब से हादसा हुआ है, केतन और रोहन दोनों बने हुए हैं। केतन अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, रोहन न्यू दिल्ली से हमारे साथ हैं। केतन, आपके पास ही एक बार फिर एक ताज़ा अपडेट के लिए आता हूं मैं। अब ऑलमोस्ट 6 बज चुका है। इस हादसे को लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया, 4 घंटे से ज़्यादा का समय हो चला है। अब इस वक्त का क्या अपडेट है, क्योंकि थोड़ी देर बाद अंधेरा भी हो जाएगा और फिर रेस्क्यू वर्क शायद वैसे ना हो पाए? देखिए, बचाव और राहत कार्य है उसमें काफ़ी गति यहाँ बढ़ा दी गई है। कुछ ही समय में यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गृह मंत्री हर्ष संघवी आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का टाइम है वो 6:30 बजे है। तो यहाँ पर लगातार जो सुरक्षाकर्मी है, जो बचाव दल है, उनका आवागमन जारी है। इससे पहले के बुलेटिन में हमने आपको बताया था कि जेसीबी और क्रेन के जरिए जो मलबा है उसको ले जाया जाएगा और लगातार काम जारी है उसका। जितनी डेड बॉडी यहाँ से ले जानी थी वो सिविल ले जाया गया है। और अब जो महत्वपूर्ण काम यहाँ जारी है, जो केंद्र से भी टीम आई है, गुजरात FSL की भी टीम है, जिनको हम लोग समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स और जो ऑडियो रिकॉर्डर होता है जिसमें पायलट है वो अपनी लास्ट जो मूवमेंट है उसका ब्यौरा देता है, तो उसको खोजने का काम यहाँ पर जारी है। इसके अलावा जो संयोगिक एविडेंस यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा ताकि इसका एनालाइज किया जाए कि आखिरकार इतना सेफेस्ट माना जाने वाला एयरक्राफ्ट है वो क्रैश क्यों कर गया। और कई सारे और भी पहलू होंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट से है वो एयरक्राफ्ट को फुलफिल नहीं किया गया था, लेकिन जब भी एक ऐसा नियम है कि टेक ऑफ होने से 1 घंटे पहले इंटरनेशनल एयरलाइंस जब उड़ान होती है तो 1 घंटे पहले पायलट है वो
पूरा नोट से वो तैयार कर देता है कि ये उड़ने के लिए एयरक्राफ्ट तैयार है, और उन्होंने उड़ाया। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों पायलट है वो काफी अनुभवी थे, फिर भी ये हादसा हुआ, काफी दुखद है। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री आएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री आएंगे, अलग अलग टीम यहाँ मौजूद है, एयर इंडिया की भी टीम यहाँ पर मौजूद है। तो अभी मलबे के नीचे से जितने भी हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ जगहों पर खबरें इस तरह की आ रही है कि अहमदाबाद पुलिस ने भी और कुछ न्यूज़ एजेंसीज भी खबरें चला रही है कि उन्होंने एक आशंका जता दी है कि शायद 242 में से कोई भी यात्री अब उनका जिंदा बचना मुश्किल है। क्या कोई ऐसी खबर आई है कि किसी को बचा लिया गया है, कोई कहीं मिला है घायल अवस्था में, या कोई चांसेस ऐसा कोई चमत्कार? देखिए, हादसे के कुछ समय बाद मैं यहाँ पर पहुँच गया था और लगातार मेरे कान और जितने भी पत्रकार और बचाव कर्मी वो सबको बचाने में लगे थे, और उनको ये लग रहा था कि कोई शायद बच जाए, लेकिन हमारी नज़र में भी, हमारे कैमरे की नज़र में भी ऐसा कोई पैसेंजर नहीं आया कि जो इस हादसे में बचा हुआ हो। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे और जो मैंने पहला मेरा विहंगावलोकन किया, 500 मीटर के अंदर में जो मलबा पड़ा था वो इतना जल चुका था कि शायद ही कोई उसमें बच पाए। यहाँ आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी फोन आप लगाइए बैटरी के ऊपर, वो चार्ज नहीं होता, उतना टेम्परेचर है, और इतना ईंधन एक साथ जब एयरक्राफ्ट ब्लास्ट हुआ तब कितनी गर्मी यहाँ पैदा हुई होगी, जो अभी भी हम यहाँ फील कर रहे हैं। तो शायद ही बचने की कोई संभावना हो, जिस तरह का मंजर था। और एजेंसीज भी ये न्यूज़ चला रही है, खबर भी ये सामने आ रही है कि किसी के जिंदा बचने की यहाँ पर उम्मीद बहुत ही कम है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सिर्फ डेड बॉडी को निकालने का, जो अगर कुछ मलबे के नीचे दबे हैं उनको यहाँ से ले जाने का काम अभी जारी है। बाकी जिंदा बचने के चांसेस काफी कम दिख रहे हैं। बहुत दुखद है। खैर, हम इस पर और अपडेट आपसे लेते हैं। इस बीच में रोहन के पास जाता हूँ, न्यू दिल्ली। रोहन, आप लगातार नागर विमानन मंत्रालय पर मौजूद हैं, वहाँ से अब इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? जी, अभी जो पूरा फोकस है अगले कुछ घंटों में वो जो रेकेज है उसके कलेक्शन पे है। जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है AIB, उसकी टीम ऑलरेडी अहमदाबाद में इस वक्त पहुंच चुकी है। वो जो मलबा है उसको कलेक्ट करेंगे फिलहाल, और उसमें कुछ जो की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लगभग हर एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन में जरूरी होते हैं, FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और दूसरा CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे हम आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कहते हैं, उनकी रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वो रिकवर हो पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिरी कुछ सेकंड में क्या हुआ था कॉकपिट के अंदर, किस तरह की कॉन्वर्सेशन थी, किस तरह का कम्युनिकेशन किया गया था, कौन कौन से इनपुट्स दिए गए थे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या थे। ये सारी जानकारी तभी मिलेगी जब हमें ये कुछ की इंस्ट्रूमेंट्स मिल पाएंगे। इसके अलावा जो बाकी मलबा है उसकी भी फॉरेंसिक जांच की जानी काफी ज्यादा जरूरी है। तो चूंकि अब शाम होने वाली है तो कोशिश की जाएगी कि शाम होते होते जो एयरक्राफ्ट का मलबा है वो पूरी तरह से कलेक्ट किया जाए, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए उसे अलग किया जाए, और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचा जा पाएगा कि क्या ये कोई ह्यूमन एरर था। पायलट्स तो काफी एक्सपीरियंस थे। रोहन, मैं 2 मिनट आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट सुनील कौल साहब जुड़े हैं, उनसे एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। कौल साहब, बहुत स्वागत है आपका। बड़ी दुखद घटना आज अहमदाबाद में दोपहर में होती हुई नजर आई। आप बहुत सारी जानकारी आपको भी इसकी मिल गई होगी। आप एज एन एविएशन एक्सपर्ट आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, इसमें अभी एक तो सबसे पहले बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है, पर इसमें कोई अभी टिप्पणी करने से कोई फायदा नहीं जब तक कि ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है, क्योंकि ये तो टेक ऑफ के 5 मिनट के बाद ही क्रैश कर गया। और क्या हुआ इंजन में, हमें जो फोटोज देखती हैं टेक ऑफ की, उसमें इंजन में तो आग लगी नहीं। बर्ड हिट भी मुझे नहीं लगता कि बर्ड हिट हुई। ऑल्सो वैसे कहते हैं कि अहमदाबाद के आसपास बर्ड्स बहुत हैं, तो और बर्ड एक इंजन में जाएगी, दोनों इंजन में एक साथ कैसे जाएगी ये भी समझ नहीं आ रहा। तो फिर क्या हुआ है, या कुछ सैबोटाज भी हो सकता है, ये भी नहीं पता। एयर इंडिया का तो पहले 1985 में सैबोटाज हुआ था कनाडा में, कभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो कुछ समझ नहीं आता क्या है इसमें। आई थिंक सबसे अच्छा ये है कि टिप्पणियां देने से
सबसे पहले नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कॉल साहब, टिप्पणी नहीं करनी, किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करना, लेकिन बस समझने की कोशिश। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि क्या ही समझ जाएं, बर्ड हिट वाला एंगल आपने बता दिया, एक सैबोटाज की बात है, वो जब कुछ अगर ऐसा हुआ कभी हो अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन जब आएगा तब सामने आएगा कि क्या हुआ होगा। लेकिन अगर हम देखें, टेक ऑफ होता है और उसके बाद प्लेन ऐसे नीचे चला गया कि जैसे मतलब इंजन में पावर्स नहीं बची। आखिरी में अगर दृश्यों से देखें तो इतना लगता है कि नोज थोड़ी सी ऊपर हुई। तो एज एन एविएशन एक्सपर्ट क्या आपको लगता है कि क्या कोई इंजन फेलियर हो गया? अगर इंजन फेलियर क्या इतना क्विक हो सकता है कि एक बार को तो टेक ऑफ हो जाए और उसके बाद बिल्कुल ही शक्ति खत्म हो जाए प्लेन की? देखिए, इस हवाई जहाज में 2 इंजन है, दो इंजन होते हैं, तो अगर दोनों एक साथ फेल हो गए तो अलग बात है, नहीं तो एक इंजन होता तो कुछ ना कुछ तो चढ़ा लेता मेरे हिसाब से। लोग भी कहते हैं कि भाई एक इंजन में काफी दम होता है इसको लेके, तो अब दोनों इंजन का फेल होना एक साथ हो भी सकता है, क्योंकि अगर कोई मेन सप्लाई हो, कुछ हो, वो खराब हो गई हो, बट मुश्किल लगता है। तो ये भी मुझे समझ नहीं आता। और उस पायलट ने मेडे का एक सिग्नल भी दिया था, शायद बात भी की हो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, तो उसका भी नहीं पता चल रहा कि क्या पोजीशन है। तो ये बात है जी। तो सर, ये 787 ड्रीम लाइनर बोइंग के बेड़े का सबसे आधुनिक, सबसे सेलिब्रेटेड, सबसे स्टार विमान, आई थिंक शायद दुनिया में ये इस विमान के साथ पहला हादसा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ, चलिए अभी क्या कह सकते हैं, इसमें ज्यादा चर्चा करने का कोई खास फायदा भी नहीं है, और मैं इसीलिए मैं और ज्यादा टिप्पणी देना भी नहीं चाहता हूँ। नहीं, ठीक है आपकी बात भी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए, सनत कौल साहब जो हमें बता रहे थे कि क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, क्या कोई बर्ड हिट, जैसा उन्होंने कहा अहमदाबाद के आसपास, लेकिन क्या दोनों इंजन में एक साथ बर्ड हिट कर गया होगा, ये सोचने वाली बात है। इंजन अगर फेल हुए हैं तो 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है, क्या दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए? क्या कोई सैबोटाज? अब देखिए, घटना घट चुकी है, एंगल उसमें कोई भी हो सकता है। सही है उनका कहना भी कि भाई जब तक आप पुष्टि नहीं हो जाती, जब तक आप किसी कंक्रीट उस पर नहीं, तो एंगल्स कई सारे निकलते रहेंगे। लेकिन घटना, बड़ी घटना, दुखद घटना। एक बार फिर हम रुक करते हैं अपने संवाददाताओं का। जी रोहन, तो आपसे मैं बातचीत हो ही रही थी, क्या दिल्ली से, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से इसको लेकर कुछ और की, अब देखिए जांच की टीम पहुंच चुकी है, वो एक लंबी प्रोसेस होती है, हमने देखा कई बार कई साल लग जाते हैं, लेकिन इस बीच बोइंग की तरफ से कोई बात, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया की फ्लीट में भी कई सारे ड्रीम लाइनर्स हैं, उसको लेकर कोई बातचीत? जी बिल्कुल, बोइंग ने एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा है कि वो संपर्क में हैं एयर इंडिया के, और वो उस पूरे मामले को देख रहे हैं, वो इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ही वो उस पर कोई कमेंट कर पाएंगे। लेकिन ये बोइंग के लिए एक बुरी खबर ये है, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखा, कुछ सालों में बोइंग के सुरक्षा स्टैंडर्ड्स को लेकर कई सवाल पहले भी उठे हुए हैं, कई और मामलों में भी उठे हुए हैं। तो एक और दुर्घटना का होना उनके लिए एक बड़ा सवाल है। इसी बीच FAA, जो अमेरिका का सिविल एविएशन रेगुलेटर है, उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी असिस्ट करने को तैयार हैं। DGCA, AIB, ये सारी एजेंसी जो है वो तो ऑलरेडी लगी हुई हैं। आमतौर पे 3 फैक्टर्स होते हैं, या तो मैकेनिकल एरर हो, या तो ह्यूमन एरर हो, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स हो। ये सारी चीजें हमें तभी पता चलेंगी जब हमें एटलीस्ट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिलेगी AIB की तरफ से। इससे पहले के जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें आमतौर पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिलने में 1 महीने तक का वक्त लग जाता है, और जो फाइनल रिपोर्ट है वो कई महीने या साल भर के बाद आपको मिलते हैं। कुछ इंडिकेशन अगले कुछ घंटों या कुछ दिनों में हमें जरूर मिल सकते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था, क्योंकि पहले कुछ घंटों पे फोकस रहता है रेस्क्यू पे, उसके बाद फोकस रहता है जो आपने फॉरेंसिक्स के लिए रेकेज को जो आपने कलेक्ट किया है उसकी जांच के लिए, और उसके बाद ही कोई फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच पाते हैं। तो इतना आसान नहीं है कहना, लेकिन चूंकि ये अपने तरह का बहुत ही अलग तरह का ये एक्सीडेंट है, टेक ऑफ के कुछ मिनटों सेकंड्स के अंदर ये सब कुछ होता है। लगभग 600 फीट यानी 200 मीटर की ऊंचाई पे था, फिर अचानक से क्या हुआ, आखिरी के कुछ सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, कोशिश की जाएगी कि अंधेरा होने से पहले उसे रिकवर किया जाए। तो ये सारे फैक्टर्स पे अभी बातचीत चल रही है, और यही कारण है कि पूरी मिनिस्ट्री में, इस वक्त मिनिस्ट्री में खड़ा हूं, इसके जो तमाम सीनियर अधिकारी हैं वो इस वक्त अहमदाबाद वहां पे पहुंच चुके हैं। मिनिस्टर्स जो के राममोहन नायडू हैं वो अहमदाबाद में है, जो मुरलीधर मोहोल MOS है वो है, इसके अलावा AIB तमाम जो अधिकारी हैं वो है, होम मिनिस्टर खुद वहां पहुंच चुके हैं। कोशिश की जाएगी कि इसको बिल्कुल प्रायोरिटी
प्रायोरिटी पे रखा जाए, किसी भी एंगल को मिस ना किया जाए, लेकिन समय लग सकता है। इतनी जल्दी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचना काफी मुश्किल है अभी। जी धन्यवाद। मतलब ये एक अपडेट बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या वहाँ पर हो रहा है, क्या सिविल एविएशन के लेवल पे किया जा रहा है, सारी चीज़ें कौन कौन पहुँच चुका है, कैसे जांच हो रही है। केतन जी, एक और इस दुखद पहलू है इस पूरी घटना का, वो ये है कि जो प्लेन के अंदर लोग थे वो तो दुर्भाग्यशाली रहे ही, घटना घट गई, लेकिन ये प्लेन एक ऐसी जगह जाके गिरा, आपके पीछे तो देखिए कई मंजिला इमारतें दिखाई दे रही हैं और ये घटना स्थल है जहां आप खड़े हैं। और हमने ये भी सुना है कि वो मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, आसपास और भी रिहायशी इलाका है और वहां पर भी काफ़ी जान माल की हानि हुई है। बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, उनकी मेस है, वो रह भी रहे हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि पूरी बिल्डिंग है वो ब्लैक हो गई है। यहाँ से लेके आगे 300-400 मीटर तक का यही हाल है। तो अंदर कितने स्टूडेंट्स है वो खाना खा रहे थे, कितने आराम कर रहे थे, कितने पढ़ रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है प्रशासन के लिए, क्योंकि ठीक उनके जो गेट के आसपास है वो मलबा है, मलबा अभी हटाया जा रहा है और उसके बाद इस बिल्डिंग के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने वहाँ कपड़े सुखाए हैं, तो लेकिन पूरा का पूरा बिल्डिंग ब्लैक हो गया। तो इससे इस प्लेन क्रैश की कितनी बड़ी तीव्रता होगी ये पता चलता है। एम्बुलेंस लगातार यहाँ पर आ रही है, लगातार आ रही है, मूवमेंट पिछले 4-5 घंटों से जारी है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं। और दूसरी बात जो हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कोल साहब की, ये मेघानी नगर एरिया है वो बर्ड हिटिंग एरिया भी है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सपर्ट से ऑफ कैमरा बात हुई तो उनका कहना है कि 2 इंजन होते हैं, तो एक इंजन आराम से प्लेन को या तो लैंड वापस करवा सकता है या तो बचाया जा सकता है, लेकिन अचानक दोनों इंजन का फेल होना और उसमें आग लग जाना ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ यहाँ पर खड़ा करता है। तो कई सारे सवाल है, लेकिन अभी प्रशासन की जो प्राथमिकता है तो सारे मैं एक आपसे अहम सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आपने वहां लोकल लोगों से भी बात की, कौल साहब भी अभी कह रहे थे, ये क्या इंजन में आग लगी है पहले और फिर दुर्घटना हुई? क्योंकि हमें जो दृश्य दिखाई देता है उसमें विमान जा रहा है, नीचे गया और फिर वो दिखना बंद हुआ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए और फिर एक वो बड़ा आग का गुबार। क्या ये बात कहीं से निकल कर आई कि वो नीचे गया उससे पहले इंजन में आग लग गई थी? कुछ प्रत्यक्षदर्शी, हालांकि ये इसमें उनके ही मुताबिक हम बोल सकते हैं कि आग लगने की बात आई क्रैश होने से पहले, यानी कि दोनों के दोनों इंजन काम करना बंद कर दिए थे। तो अचानक 4 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि एक नहीं दोनों इंजन है वो फेल हो गए। यहाँ बर्ड हिटिंग की घटना है वो 6 महीने में 3 बार 4 बार होती है, वो बड़े सुर्खियों में तब्दील नहीं होती है। तो आराम से पायलट है उसको लैंड करवाता है। कुछ एरियाज में है वो कुछ जो ठेले होते हैं उनको भी हटाया था, लेकिन फिर भी बर्ड्स बहुत सारे अभी भी मेरे ऊपर यहाँ उड़ रहे हैं, लेकिन इतना कभी हादसा नहीं हुआ कि प्लेन पूरा क्रैश कर जाए। तो घूम फिर कर बात इंजन पर आती है कि क्या इंजन है वो ठीक तरह से काम कर रहे थे, और वो भी एक साथ दोनों इंजन काम न करना अपने आप में एक बड़ा एक प्रश्नार्थ भी खड़ा करता है। तो सबसे बड़ी चैलेंज जो तपासकर्ता एजेंसी है उनके सामने ये भी रहने वाली है कि आखिरकार दोनों इंजन कुछ मिनटों में कैसे क्रैश हो सकते हैं, कैसे बंद हो सकते हैं, जिसका पूरा खामियाजा हम देख सकते हैं कि 242 यात्रियों की मौत में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। रोहन, एयर इंडिया की तरफ से एक शुरू में आधिकारिक बयान आ गया था, वो दरअसल एयर इंडिया की तरफ से भी चंद्रशेखर साहब जो कि पूरे ग्रुप टाटा ग्रुप के चेयरमैन है और जिनकी एयरलाइन है, उनकी तरफ से एक संवेदना आई थी, लेकिन क्या इन पर्टिकुलर घटना को लेकर एयर इंडिया ने प्लेन को लेकर कोई बयान जारी किया है? जी, इन्वेस्टिगेशन के एंगल पे तो उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है, जो पैसेंजर्स की लिस्ट उन्होंने हमें बताई है कि कितने पैसेंजर्स थे, उसमें कौन कौन से देशों के थे, तो उसमें 169 पैसेंजर जो थे वो भारत के थे। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के थे, 53 ऐसे पैसेंजर थे जो कि ब्रिटेन के थे। इसके अलावा एक कैनेडियन था, 7 पोर्टुगीज के थे। तो ये जानकारी उन्होंने दी है और साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किया है। इसमें एक चीज मैं आपको जरूर बता दूंगा कि जिस समय ये हुआ घटना हुई उस वक्त एयर इंडिया के जो CEO कैंपबेल विल्सन है वो पेरिस में थे, एयर शो में गए थे
उन्होंने अब वापस वो वहाँ से चल चुके हैं, वो वापस अभी दिल्ली आएंगे, फिर उसके बाद अहमदाबाद जाने की उनकी योजना है। तो एयर इंडिया की तरफ से जो हमारी वहाँ एयर इंडिया के अधिकारियों से बात हुई है, एक तरह का काफ़ी दुख का माहौल है पूरे इंडिया के ऑफिस में जो गुड़गांव में है, सबके सब क्योंकि ये सिर्फ इस साल की या इस दशक की नहीं, पिछले 25 सालों की जितने भी लोगों से मैंने बात की है, शायद ये सबसे बड़ी घटना है। अगर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स की बात करें तो 25 सालों में ऐसी 2 या 3 घटनाएं हुई हैं जो इस लेवल की थी। अगर आपको याद होगा, कोझिकोड में एक घटना हुई थी 2020 में, उससे पहले मैंगलोर में एक घटना हुई थी 2010 में, और सन 2000 में घटना हुई थी पटना में। इन सभी से कहीं ज्यादा जो फैटेलिटीज हैं वो इस वाले मामले में लग रही है। ऐसे अगर ऐसा ना हो, हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, सर्वाइवर्स बचे, लेकिन जो अब तक की खबरें मिली हैं, अब तक सर्वाइवर्स की खबरें हमें नहीं मिल रही हैं, तो सर्वाइवर जो फैटेलिटीज हैं उसके मामले में शायद ये पिछले 25 साल की सबसे बड़ी दुर्घटना है भारत के अंदर। इससे पहले 21 लोगों की मौत हुई थी कोझिकोड में, उससे पहले मैंगलोर में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी, पटना में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें करीब 60 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, इसलिए जो तमाम एजेंसियां हैं, सरकार की एजेंसियां हैं, एयरलाइंस हैं, सभी इसके किसी भी एंगल को मिस नहीं करना चाहते हैं। पहला फोकस, जैसा कहा कि पहले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रेस्क्यू के लिए, वो हो रहा है, लेकिन अगला जो फोकस है वो इन्वेस्टिगेशन का होगा, उसमें समय जरूर लग सकता है। जी जी हाँ, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो 2-3 घटनाओं का आपने जिक्र किया, वो टेबल टॉप रनवे और तमाम वो सब चीज़ें, लेकिन ये घटना मैग्नीट्यूड में उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और शायद पेचीदा भी, क्योंकि वहाँ तो कारण साफ थे, यहाँ कारण पता लगते लगते वक्त लगेगा। एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं आप लोगों से अन्य अपडेट लेता हूँ और कुछ और जो नई जानकारी आई वो हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होंगे तुरंत इस ब्रेक के बाद। तो अहमदाबाद में बड़ा प्लेन हादसा, और लगातार इस हादसे से जुड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। कुछ और तस्वीरें आई हैं, वो आपको दिखाते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो प्लेन का हादसा हुआ वो तो दुखद है ही, लेकिन प्लेन जहां जाकर गिरा है, देखिए ये पूरी तरह से रिहायशी इमारतें हैं। यहाँ पर लोगों के कपड़े सूख रहे हैं, लोगों के सामान रखे हुए हैं, और आप आँख की लपटें देख सकते हैं जो यहाँ तक फैलती हुई आई। और इसी तरह की एक इमारत में जाके प्लेन सीधा घुसा है और ये उसके आसपास की इमारतें हैं। तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा रिहायशी इलाका, 50 टन का ईंधन उड़ा है जब प्लेन के क्रैश होने से, तो वो अपना इम्पैक्ट कितने लंबे इलाके में पहुंचा चुका है। इसीलिए कुछ कैजुअल्टीज़ बाहर भी हुई हैं और कई घायलों का इलाज इस वक्त हॉस्पिटल में भी जारी है। कुछ मौतों की भी खबर है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से कि वो कैसी जगह पे विमान गिरा है जो कम्प्लीटली एक रिहायशी इलाका है। हॉस्टल्स बताए जा रहे हैं, घर बताए जा रहे हैं, और वहाँ पर भी डैमेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ बने। एक और यहाँ पर केतन, आपसे मैं थोड़ा अपडेट चाहूँगा। विजय रूपाणी साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के, उनका नाम बार बार आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं है। पैसेंजर लिस्ट या फिर टिकट्स और ये सब चीज़ें ज़रूर आई हैं मीडिया में, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। क्या कोई अपडेट इस बारे में आपके पास? देखिए, कोई खास अपडेट नहीं है, लेकिन एक तस्वीर भी साथ साथ वायरल हुई है जिसमें विजय रूपाणी बिजनेस क्लास में बैठे हैं और किसी अन्य यात्री ने उसकी तस्वीर खींची है। अभी उनके परिवार राजकोट से आ रहा है, या तो ऐसा भी एक लोगों ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी विदेश में है, वो विदेश से यहाँ आने के लिए निकल चुकी है, बेटा है वो राजकोट में है। तो असमंजस सी भरी स्थिति है। कुछ बड़े लोगों ने उनका ट्वीट किया था, वो डिलीट भी कर दिया है, लेकिन यात्री में उनका नाम था। शायद यहाँ पर जब मुख्यमंत्री या गृह मंत्री आएंगे तो हम उनसे पूछेंगे भी कि आखिरकार विजय रूपाणी के साथ क्या हुआ है। तो हाल फिलहाल एनएसजी का एक दस्ता भी यहाँ पर आया है और राहत बचाव का कार्य है वो तेजी से चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए केतन और रोहन, आप दोनों का। आप दिन भर से इस पूरी घटना के कवरेज में लगे हैं, पल पल की जानकारी हमें दे रहे हैं, ऑथेंटिक खबरें हमें बता रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं आप दोनों को शुक्रिया कहूँगा और आपसे इजाज़त लूँगा। और दर्शकों को भी हम बता दें कि रात को 7:57 पर आज का आवाज़ अड्डा भी इसी बड़े हादसे पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, कारण जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अपने आप में हादसा बहुत बड़ा है। एविएशन इंडस्ट्री का बड़ा हादसा है, दुखद है, इतने लोगों की जान इसमें गई है। तो
तो इस पर बात करना ज़रूरी है। सिविल एविएशन में हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, बहुत सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन गाय बगाएं इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं, कहाँ चूक हो जाती है, कहाँ ये बात ऐसी हो जाती है कि लोगों की जान पर बनाती है, तमाम बातें आज हम करेंगे। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही कि आज दिन में करीब 2 बजे के आसपास ये बड़ी दुखद घटना अहमदाबाद से खबर आई और एक विमान हादसे में 242 लोगों के साथ एक प्लेन क्रैश कर गया। तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। फिलहाल मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूं, लेकिन इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। नमस्कार।